नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाली हूं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए इंस्पिरेशन है और पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए एक हीरो। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिबू सर से। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आज का मेरा इंटरव्यू थोड़ा हटके है। आज मैं एक आईपीएस ऑफिसर को इंटरव्यू करूंगी, उससे पहले मैं उस मासूम बच्चे की दास्तां जानना चाहती हूं जिसने संघर्ष की सारी हदें पार करी और उसके बाद आज इस कुर्सी पर काबिज है। क्या थी वो शुरुआती दौर की तकलीफें, वो जानना चाहती हूँ। मिताली, अगर हमारा सफ़र अगर हम कहें तो सारा दिन लग जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत हम नहीं सोचे थे कि आज यहाँ तक इस मंजिल तक पहुँचेंगे। जी। शुरुआत किया था उस महात्मा गांधी आश्रम से, जो होम विलेज है लोअर सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने बापू ने आह्वान किया था कि आप लोग पहाड़ में जाइए, उन पहाड़ों को तालीम दीजिए, देश का बारे में बताओ और उन्हें मुख्य धारा में ले आओ। तो इसी संघर्ष के तहत असम जो गांधी सेंटर आश्रम है, वहाँ से एक लेडी जिसका नाम था गुनोबाइडो, उन्होंने मेरे गांव के आगे कस्तूरबा गांधी सेवा आश्रम खोली। अपना ज़िंदगी का जवानी को उधर ही जाके बसाया। सरकार की अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन है, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सरकार ने रिजर्वेशंस दे रखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी तराजदी ये है कि इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, लोग उनको मेन स्ट्रीम, मतलब सरकार भी चाहती है मेन स्ट्रीम में आ जाएं, लेकिन आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपके केस में भी देखा है। कई मामलों में आपको बड़ा हिकारत भरी नज़रों से देखा और उसके बाद आपने वो यातनाएं, प्रताड़नाएं भी झेली, मानसिक रूप से भी जो है टूटे होंगे। किस तरीके से आपने अपने आप को, ये जितनी भी एडवर्स कंडीशन है, अपने लिए पॉजिटिव वे में लेकर तरक्की का रास्ता चुना? मैं अपना घर के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मेरे बड़ा भाई डॉक्टर था, MBBS पढ़ने के लखनऊ में। सारे गांव वाले आए, चाचा आए, चाची आए, सब कुछ हुआ जी। बहुत अच्छा लगा मुझे, उसको सब कुछ दिया, पैसा दिया, ये दिया, वो दिया। जब मेरी बारी आया कॉलेज जाने का जी। मैं अरुणाचल में 2nd रैंक में आया। बहुत खुशी से मिठाई लेकर के सब जानकार को मैं मिठाई बांटना किया। उसमें से मेरे जिसको जानते थे एक हमारे गाँव का एक डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर था। उनको बोला कि अपना भाषा में कि हम भाई, बड़ा भाई, हम अभी कॉलेज जा रहा है, बहुत खुश से मैं आपसे मिठाई देने आया हूँ। बहुत खुश हुआ, मिठाई खाया। फिर उसके बाद खाने पूछा, अच्छा तुम डॉक्टर में जाएगा ना इंजीनियर में जाएगा? हाँ। उन्होंने सोच लिया कि हम डॉक्टर इंजीनियर में, ना बोला नहीं अंकल, हम आर्ट्स में पढ़ने जाएगा। हाँ। अरे उसका मिठाई का खाना ही मुँह ही बंद हो गया। वो बोला, पीछे हट के बोला, चलो ठीक है, बाबू बाबू बनेगा। मतलब अपना भाषा में बहुत ही मतलब दिल को चीर पार के रख दिया। यार, क्या आज पढ़ना के गुनाह है? क्या आज में कुछ नहीं बन सकता है? लेकिन सर, यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगी, आखिर ऐसी मिथ और ऐसी धारणा क्यों है? क्योंकि बाबू बन जाएगा, और भी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके इलाके से मैरी कॉम इतना बड़ा नाम है। मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं म्यूज़िक में एक्सीलेंट हैं। तो इन सब चीज़ों को जो स्किल डेवलपमेंट करा के उनको आगे बढ़ने के लिए क्यों एक ये मतलब संकीर्ण विचारधारा रखी हुई है कि सरकारी नौकरी ही करनी है, बिजनेस की तरफ नहीं जाना, आर्ट एंड कल्चर की तरफ नहीं जाना, स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाना? ये धारणा कब टूटेगी? मिताली, आप कहना बहुत अच्छा है कि ये करो वो करो जी। आपने मेरी कॉम का एग्जाम्पल दिया जी। देखो, हमारा उसमें दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के कहना बहुत आसान कि ये करो वो करो जी। अरे जो वहाँ रास्ता ही नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने की जगह ही नहीं है जी। अच्छा क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग का मतलब वो संस्था ही नहीं है, पढ़ने लिखने का अच्छा संस्था ही नहीं है, तो हम चाहते हुए भी उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है।
उसके लिए साधन देना पड़ेगा। आई नो हमारा नोटिस वाला बहुत कैपेबल है, आपने सिर्फ मेरी कौम का दिया, आप हमारे बाईचुंग भूतिया भी है, लवलीना भी है, चानू भी है, ऐसा बहुत लोग हैं कि जो आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए आपका कहना ये गलत होगा कि ये क्यों नहीं होता है। आप बहुत सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं, डीजी रैंक के ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस में आप इतना सीनियर पद जो ग्रहण करके सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपने वो स्ट्रगल देखा है। आपकी तरफ से आपके इलाके के लिए क्या किया जा रहा है, उन स्ट्रगलिंग बच्चों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के हीरो हैं, लेकिन ये हीरो अपनी तरफ से क्या कर रहा है वहां के लोगों? सरकार तो बहुत कर रहा है, बहुत कुछ कर, रास्ता बना रही है, तो कर ही रहा है, लेकिन मैं अपने तरफ से एक छोटा सा संस्था खोला है, NGO हेल्पिंग हैंड। इस संस्था में मैं मेरा 50% मेरा सैलरी इधर ही चला जाता है। ये क्या संस्था है? एक तो है हमारे हिमालय से कोई भी सिटीज़ में आते हैं, मतलब जो है ना, चाहे वो कहीं मुंबई दिल्ली कहीं भी हो, जो शहर में जहाँ आते हैं, अगर कभी ज़िंदगी में मुसीबत पड़ा हम उनके साथ हैं। ये रजिस्टर्ड है, 12G, ATG, FCRA सब कुछ है। हमारा हिंदुस्तान में वॉलंटियर फैला हुआ है। एक तो है कि उसका डेड बॉडी को हम उतारते हैं गरीब के लिए। हाँ, सरकारी मुलाजिम नहीं होना है, अमीर नहीं होना है, अगर छोटे मोटे काम करके वो मरता है तो उसका अंतिम संस्कार हम कर देते हैं। 2 नंबर, हम CSR फंड लेकर के हर साल 250 ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को, जिन्होंने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ाई लिखाई में किए, उसको हम कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। और इसका स्कॉलरशिप के लिए जो हम देते हैं, तो इसका हम जो सिलेक्शन है बहुत स्ट्रिंजेंट ऑनलाइन करा के करते हैं। तीसरा है हमारे पास में ब्लड बैंक है दिल्ली में। चौथा है हमें हमारा लीगल टीम है, कहीं भी कुछ होता है तो हम उसमें हिंदुस्तान में उसको हम जो हीनेस क्राइम वाला है, जो कोई नहीं अफोर्ड करता है, उसको हम लोग हेल्प करते हैं। 5th पॉइंट ये है कि हमने एक लाइव एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, महात्मा गांधी सेंटर। तो हम दूसरे से क्यों मांगो, इसलिए मैंने अपना पुरखों का एक ही मेरा ज़मीन था गांव में, होंग विलेज में, उस ज़मीन को मैंने बापू के नाम पे NGO को दे दिया, लिख के DM को सारा कर रजिस्टर कर लिया, हाथ पर मन चलाता है। और इसी महात्मा गांधी सेंटर में, बाकी तो हम सिटी में कर ही रहा है, जब दुख सुख होता था तो कर ही रहा है, अवेयरनेस कैंपेन ये करके सारा कर रहा है। इसमें हम एक करियर गाइडेंस लाइब्रेरी चला रहा है, उसमें राष्ट्रपति जी ने भी मदद किया है, MHA होम मिनिस्टर ने भी मदद किया है, बाकी लोग में मदद किया, ONGC ने हमें पैसा दिया उसको लाइब्रेरी बनाने के लिए। पहाड़ों की एक खासियत होती है, पहाड़ी इंसान, पहाड़ी लड़कियों के चेहरे पे एक अलग मासूमियत होती है, खूबसूरती होती है, और उन छोटे छोटे दिल में, छोटे छोटे इलाकों से बड़े बड़े सपने होते हैं बड़े शहर में आना। और अमूमन देखा जाता है कि सीधे साधे पहाड़ी लोग कई बारी ऐसे पशुओं की ट्रैप में आ जाते हैं जो लड़कियों को पहले तो प्यार का झांसा देते हैं, फिर कई बार शादी की बात करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, छोड़ देते हैं। कई बार गैंग रेप के केसेस देखती हूँ मैं, कई बार ऐसी विडंबना वाली स्थिति होती है कि कई लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। एक नॉर्थ ईस्ट के इलाके की सुसाइडल जो रेट है उसकी तो एक मैं बात करूंगी, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, एक टीनेज होती है, हर किसी के मन में एक रहता है, आकर्षण रहता है, लेकिन कई बार वही आकर्षण एक लव अफेयर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसे में तब्दील हो जाता है। जब ऐसी चीजें दिल्ली जैसे जो राजधानी है देश की आपके सामने आता है, तब आप उन बच्चियों को जो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, होती मासूम हैं लेकिन ट्रैप में आ जाती हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? ये तो जो मैसिव जो इनफ्लो ऑफ द यूथ जो है ना, जो हिमालय से आके सिटीज में आते हैं, ये तो ओवरऑल स्पेशली खास तौर से नॉर्थ ईस्ट वाला के लिए वी नीड टू रियली हैव, ताकि ये जवानी, ये युवा यहाँ ना आए और अपना ज़िंदगी के दाव ना लगाए। लेकिन ये जो समस्या है सिर्फ हमारा है, सिर्फ ने बाकी से भी हिस्सा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला ज़्यादा है। और तुमने सही बताया कि वहाँ आने वाला हमारा, वहाँ तो लड़की लड़का एक साथ गिटार बजा के हम हर रात दिन को बजाते, वहाँ में तो कोई ई टीचिंग का नाम ही नहीं है। हम लोग बचपन से अपना बहन के साथ, अपना लड़की दोस्त के साथ में एक साथ लक्कर बुक का, एक साथ खेत किया, एक साथ पहाड़ में चला, तो वो माहौल वो लेके यहाँ आते हैं। और जो शहर में, सिटी में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए वो फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग मल्टीफ्रोंग स्ट्रेटजी, एक तो अवेयरनेस कैंपेन,
दूसरा जो स्किल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए वी आर ट्राइंग इवन मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी वाला अभी जो है ना हमारा, अभी मैं एक बार बताना भूल गया कि शुरुआत कर रहा है जीरो में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग के लिए। सेनहाइजर कंपनी वर्ल्ड बेस्ट कंपनी वहाँ में स्किल ट्रेनिंग लगा के ताकि इंक्रीज बने, ताकि हमारा लड़का लड़की लोग भी वहीं पे अपना अपना काम करके सीखे। ये तो दिस इज ए वेरी आई वुड से एक जो है लॉन्ग टर्म के लिए हमें सबको मिलकर स्टेक होल्डर को काम करना। सर ऑन अ लाइटर नोट मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। टीनेज से आप भी गुजरे हैं, ठीक है, और हमेशा हमने देखा है कई बच्चे जो हैं तरक्की कर जाते हैं, आपके जैसे बड़े अधिकारी बन जाते हैं, और कई बार लव अफेयर के चक्कर में इंसान अपनी ज़िंदगी भी जो है गंवा देता है। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट कभी आपका जो है किसी पर दिल आया हो? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि देखो उस समय में जो ना मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि देखो लाइफ में जब आप 15-16 साल के बाद टिल 23 ये पागलपन जैसे 10 साल जो है ना ये हर किसी को गुजरना होता है। आप में भी गुजरा, मुझ में भी गुजरा है, लेकिन इसे सबक में देखने वालों को ये मैं कह सकता हूँ, स्पेशली युवाओं को, कि देखो वो जो कहते हैं ना वो प्यार नहीं होता है, वो उस समय पढ़ने का समय होता है, उस समय जिंदगी बनाने का समय होता है। अगर तुम उस समय को संभाल लिया ना, क्लास 10, 11, 12, BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन MA चला गया, उस समय को अगर आपने सुलझा लिया या समझ लिया, अगर तुम्हें कोई प्यार करता है, प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन इसको एक दूसरे को एनकरेजमेंट के लिए, एक दूसरे को प्रेरणा के, जो तुम्हें प्यार करता है वो तेरे लिए इंतजार करेगा यार। जरा गौर से सुनिएगा, आपसे ही कह रही हूं मैं, अगर अभी आप अपनी यंग एज में अपना लक्ष्य साध लेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, और साथ में आपके लिए तरक्की, नेम, फेम सब इंतजार कर रहा होगा, बशर्ते आप अभी अपनी कमर कसें और जो आज मैं आपको अपने इस एपिसोड में दिखा रही हूं उसको एक संघर्ष जो हुआ है उसको पूरा देखते हुए एक प्रेरणा के रूप में लें। सर एक बहुत बड़ी दुखद बात भी है, त्रासदी की बात भी है। कई केसेस मैंने खुद भी देखे हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में भी। कई लड़कियां HIV पॉजिटिव हो जाती हैं, कई अनवांटेड प्रेगनेंसी भी देखने को मिलती है, और कई बारी मेडिकल कंडीशंस इतनी ख़राब होती है कि अबॉर्शंस भी नहीं कराए जा सकते, और कई बार कई लड़कियों की डेथ हो जाती है जब वो चाइल्ड डिलीवर करती हैं। इस सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए? इसमें यही है कि आप कभी भी अगर आप वहाँ से आते हैं तो सबसे पहले ये कि जिस काम में आ रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा कि जो एम्प्लॉयर है क्या ये रजिस्टर है या सही है या गलत है, जिस संस्था में काम करने जा रहा है क्या सही है ना गलत है। उसके बाद में जैसा हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, वुमेन कमीशन लोग कर रहे हैं, एक सिटी ओरिएंटेशन कोर्स बोलता है, ताकि सिटीज़ में अगर कहीं मुश्किलें आ जाता है, कुछ होता है तो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सर मैंने भी बचपन में ये चीज़ पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, हमारी प्रेयर्स में भी ये बोला जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन ये चीज़ मैं आपके जो कार्यशैली है, जो आप चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसमें मैंने एक चीज़ ये ख़ास देखी, अंतिम यात्रा जो होती है उसमें हमेशा कई बार देखा जाता है लावारिस लाशें भी पड़ी रहती हैं, कई बार शिनाख्ती में दिक्कत आ जाती है। आपके साथ मैंने कई केसेस इस तरीके से देखे हैं कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कोई हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मैंने देखा है कि आप उसके रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली ही विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार कराते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अंतिम संस्कार होता है। हमारा हेल्पिंग हैंड में हम एक स्कीम है आखिरी आहुति, हम अपना हर एक महीना में हमारा मेंबरशिप लोग उसी में से अपना जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, उसमें से कुछ पैसे निकाल के इस आखिरी आहुति में हम डालते हैं। और ये आखिरी आहुति उन ख़ास तौर नंबर 1 प्रेफरेंस ऑफकोर्स पहाड़ों के लिए करता है, और बाकी में भी अगर हमें हमारा NGO को अगर अप्रोच करता है कि मदद करना है तो उसको भी हम 2 चीज़ करते हैं। अगर वो उसका माँ पिताजी डेड बॉडी को अगर वो चाहते हैं कि वह अंतिम संस्कार अपना गांव में करें, तो ये एक बहुत भावुक भरी एक इनिशिएटिव है, आप लोग हेल्पिंग हैंड कर रहे हैं। सर जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए तो मैं
ऑन बिहाफ ऑफ भारत एक्सप्रेस और हमारे सीएमडी साहब उपेंद्र राय जी की तरफ से कहती हूँ कि हम आपकी इस मुहिम में आपके साथ हैं, और जो भी हम लोगों की तरफ से, मेरे सीएमडी की तरफ से जो भी मदद होगी वो हम लोग हमेशा अपना जो है सहयोग एक्सटेंड करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भारत एक्सप्रेस क्यों ना आप अंतिम जो संस्कार, जो आखिरी आहुति के लिए आप ही की तरफ से आप भी जोड़ें, आपके CSR जो भी है जी, कुछ उसमें रखें, और उसमें जो भी हम ऐसे हैं जो भी हमें इसमें मदद करता है उसका पैसा से किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसको फ़ोटो भी खींच करके हम भेज देता है कि आपने जो पैसा दिया था आखिरी आहुति के लिए, इस आदमी के लिए हमने अंतिम संस्कार किया है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक प्रेरणा के सूत्र हैं और युवा पीढ़ी के लिए जो है यूथ आइकॉन है, ठीक उसी माध्यम से मेरे जो CMD हैं वो भी कई सारी चीज़ें करते हैं और यूथ आइकॉन हैं। तो जब दो यूथ आइकॉन इस तरीके से मिलके कुछ काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी उन्नति, तरक्की और पॉजिटिविटी जो है हमें समाज में देखने को मिलेगी। मोस्ट वेलकम। मैं उम्मीद करूँगा, मैं अपना हेल्पिंग हैंड को आज ही बताऊंगा कि भारत एक्सप्रेस CMD पहाड़ों में आ रहे हैं, गांधी का आश्रम को देखने जा रहे हैं, कैसे जो परमार हाप को देखने जा रहे हैं, मैं बताऊंगा और अपना बात को रखना है। नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली का सफ़र, और वो सफ़र आपने ट्रेन से तय किया था। ट्रेन में भी इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर आपको इतना कुछ झेलना पड़ा, वो मैं पूरी जर्नी जानना चाहूँगी उस बच्चे की। मतलब नॉट अ सीनियर स्पेशल कमिश्नर, बट मैं उस मासूम बच्चे की जो नॉर्थ ईस्ट से चला और दिल्ली तक आया, वो सफ़र बहुत दर्दनाक था सर। ट्रेन में ब्रह्मपुत्र बोगी नंबर 5 सीट नंबर 17 आज भी याद है जी। जब मुगल सराय पहुंचा, मेरा सेकेंड क्लास रिजर्व था जी। बड़ा बड़ा 7 फुट बड़ा फौजी आए, बहुत लंबा लंबा। मेरा एल्युमिनियम बॉक्स को निकाल दिया, कहा है कि बहादुर तुम उधर बैठो। जब मैंने देखा कि नहीं मेरे पास टिकट है, सब कुछ है, सुना नहीं, बाथरूम का सामने रात भर बैठता रहा। बहुत जलील महसूस, सोचा कि मैं एक को गिरा दूँ, मार दूँ, हम भी जाम कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस आश्रम का संस्कार बताया हुआ याद आया। बहुत ही दिल में दर्द हुआ। दिल्ली पहुंचा। नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल के आप फर्स्ट IPS हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम वर्दी पहनी, आप ACP बने, तो उस टाइम क्या फीलिंग थी, और उस टाइम की कोई अगर दास्तां है तो वो मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। IPS जब सब डिवीज़न ज्वाइन करने से पहले हम सबसे पहले राजघाट में गया जी, माथा टिका है, क्योंकि बापू मेरा आदर्श है जी। बहुत अच्छा लगा। मैंने मांगा बापू आशीर्वाद देना, देश सेवा शुरुआत कर रहा हूँ। सर आज भी जो है आपके दिल में गांधी जी बसते हैं, और अगर मैं बात करूँ, मेरा भी जो इंटरेक्शन हुआ है कुछ एक अरुणाचल के लोगों से, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, तो वो आपके अंदर जो है गांधी की छवि देखते हैं, और कई लोग आपको जो है नॉर्थ ईस्ट का गांधी बोलते हैं, और कई लोग अगर आपका नाम लेते हैं तो आपके नाम के हमेशा आगे लगाते हैं दी रॉबिन हिब्बू सर। आप टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि आप एक छोटे से गांव से, होंग विलेज से निकले हैं, और आज आप जो है दिलों पर राज कर रहे हैं, आपको इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, आपका दिल क्या बोलता है? क्योंकि इस दिल ने जो है दुख बहुत देखा, लेकिन अब प्यार भी बहुत मिल रहा है। समाज ने, भगवान ने, माँ पिताजी का आशीर्वाद से अच्छा मौका मिला है, और जो कुछ मैंने पाया, मैं सिर्फ अपना के लिए नहीं जी रहा, मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ जो मैंने आपको बताया है। तो ये जो गौरवबन महसूस होता है, मैं इसलिए मैं हर एक स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, युवाओं को मिलता हूँ कि एक मैंने पैसा तो नहीं कमाया लेकिन इज्जत कमाया। सर अब मैं आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पर आना चाहूँगी। हमेशा देयर इज़ अ सेइंग कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज़ अ वुमन। आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइफ है, चिल्ड्रन है, मदर हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगी वाइफ की तरफ से कितना कोऑपरेशन है, क्योंकि आप 50% सैलरी भी देते हैं। आपका जो UN से आपने अर्न करा वो सारा आपने डोनेट कर दिया, आपने अपने गांव की सारी ज़मीन डोनेट कर दी। तो कई बार मैंने देखा है कि फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, वाइफ ऑब्जेक्शंस करती हैं, भाई भाइयों में लड़ाई भी होती है, और तमाम तरीके की चीज़ें, केसेस हम भी देखते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी का सच क्या है?
देखो, आई एम वेरी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला जो शुरू में ना समझता, लेकिन अब समझ में आया जी। 1 नंबर। 2 नंबर, मेरी माँ, पिताजी तो अब दुनिया में नहीं है। अगर आपकी नियति का, अगर आप किसी के भला के लिए कर रहा है जी, शुरू में लोग नहीं समझेंगे, जी, बोलेंगे कि ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, नेता बनने के लिए कर रहा है। नहीं, जी, भगवान से और क्या मांगो यार। जी, बिना चप्पल का आज डीजीपी बन गया, जी। यूएन में काम किया, राष्ट्रपति जी का साथ काम किया, जी। दिल्ली में 12 साल 6 महीना राज, जो रिकॉर्ड जो जैसा ही बना हुआ है। जी। इसे और मैं प्रभु से क्या मांगू। सर, एक पुलिस वालों के लिए जो है कहा जाता है बड़े रूथलेस होते हैं, और वर्दी के लिए कई बार ये कहा जाता है कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती है, तो वो ग्रेवयार्ड शिफ्ट के चलते जो है वो रूथलेसनेस आ जाती है। कई बार आरोप प्रति आरोप लगते हैं, और ये यूनिवर्सल आरोप लगता है कि पुलिस मैनेज हो गई, पुलिस ने पैसे खा लिए। लेकिन जब मैं आपका एग्जाम्पल देखती हूँ और कई लोगों से बात भी करती हूँ, तो आपने तो अपना ही पैसा दे दिया। 50% सैलरी आप जो है चैरिटी में दे रहे हैं, यूएन का भी है। तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, जब आप दूसरी तरफ की जो साइड देखते हैं, तो हाउ डू यू डील विद इट? देखो, हर जगह में, हर संस्था में, जब राम था रावण भी था, जब कृष्ण था कंस भी था, जीसस था जुडास भी था। तो हर जन्म में, हर युग में, हर समय में अच्छाई बुराई तो है। उसी तरह से डिपार्टमेंट में भी ये आई नो, मुझे मालूम है हमारा पुलिस का छवि ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि जो अपना पुलिस वाले जान भी दे देते हैं अपना समाज के लिए, देश के लिए। जी। हर साल हमारा ट्रैफिक करते हुए 1 लाख से ज़्यादा मरता है, आपको भी मालूम है। जी। हमें भी दुख होता है जब इस तरह की सुनता है लोग, इस तरह की जलील होता है। लेकिन एक बात, आई बिलीव इन कर्मा। तू कुछ भी कर ले, तुम्हें कर्मा से भुगतना ही पड़ेगा। मैं अपना आँख से देखा है, अपना आँख से मैं महसूस हुआ है लोगों को, जो कुछ इस तरह के करता है उसको कभी ना कभी मेरे सामने में उसको कर्मा ने दोबारा हिट किया है। तो इसीलिए जो आदमी लालची हो तो भगवान का मंदिर में भी चोराने के लिए वो करेगा, जिसका जो 13 उंगली हो तो कहीं भी जाके करेगा। यही है कि हम समाज को, देश को सतर्क रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से। आज मैंने आपको सुनाई संघर्ष की दास्तां दी रॉबिन हिबू सर की। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर संघर्ष के बाद जीत है। तो आप भी मुस्तैदी से फोकस करके अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपने माँ बाप, परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनिए। सभी दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए, तमाम संघर्ष करने वाले अधिकारियों के लिए और उन बच्चों के लिए जो पुलिस विभाग में आना चाहते हैं या हायर अथॉरिटीज़ में काम करना चाहते हैं, सबके लिए एक बार मेरी और मेरी जनता की तरफ से जय हिंद, जय भारत।